गौतम बुद्ध, बाबा साहब, समस्त गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज बुद्ध विहार चक्की पाठ पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर मौजूद हमारे वरिष्ठ समाज सेवी माननीय करतार सिंह भारती जी, पूर्व MLC राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, 2 बार के MLC आगरा के लोकप्रिय नेता सुनील कुमार चित्तौड़ जी, अजय शील गौतम, डॉक्टर RK गौतम, गौतम चंद मणिक, हमारे बहुत जिम्मेदार साथी हैं चक्की पाठ के, राम गोपाल जी, मास्टर पूरन सिंह जी, बाबू बच्चू सिंह और हमारे PVSP के साथी जस्टिस कपूर चंद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी साथियों जो यहाँ पंडाल में मौजूद हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। इस कार्यक्रम पर मैं अभी मंच पर आया ही नहीं हूँ, उससे पहले ही राम गोपाल जी ने कहा जरा शॉर्ट कर देना, तो मैं ज़्यादा लंबा कोई भाषण नहीं दूंगा। पर मैं यहाँ मौजूद लोग सभी को पता है कि ये जो कार्यक्रम है वो 18 मार्च 1956 को बाबा साहब के आगरा आगमन पर बुद्ध विहार की स्थापना के कारण है। बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए, पंडित मणिक साहब उनको लेकर के आए, रामलीला मैदान में उन्होंने उद्बोधन दिया। उससे पूर्व यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को रखा और जो रामलीला ग्राउंड का जो उद्बोधन था उसमें उनका एक सेंटेंस जो वामसेप और देश में पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल और रिलीजियस लोगों के लिए एक सेंटेंस उन्होंने बोला जिस पर मैं सिर्फ चर्चा करूंगा। बाबा साहब ने यहाँ बोला कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 के अपने उद्बोधन में दिया। लेकिन मैं अगर इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें और सेल्फ एनालिसिस करें तो हम ये पाते हैं अगर हम पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा नहीं दिया होता तो हमने क्या किया था, क्या करना चाहिए था। बाबा साहब हमसे क्या अपेक्षा करते थे कि ये पढ़े लिखे लोग इस काम को करें। ये बहुत चिंतन का विषय है जिस पर अभी तक कभी विशेष रूप से चर्चा नहीं हुई। तो मैं उसमें जो समझ पाया हूँ पढ़े लिखे होने के नाते कि बाबा साहब ने ये जो सेंटेंस बोला कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और हम पढ़े लिखे लोग होकर के अगर धोखा नहीं देना चाहिए था तो बाबा साहब का कहना था और जो मैं समझा हूँ कि हम अपने महापुरुषों को समझने में कम पड़े हैं। हम अपने महापुरुषों को समझने में कम पड़े हैं, हम महापुरुषों की विचारधारा को समझने में कम पड़े हैं। हम महापुरुषों की विचारधारा के साथ हम जिस समाज में जी रहे हैं, जो जाति आधारित भारत का समाज है, उस जाति को समझने में कम पड़े हैं और जाति को समझने में कम ही नहीं पड़े, उस जाति को जीने का काम कर रहे हैं, जाति को जानने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमने जाति को जानने और समझने का काम किया होता और बाबा साहब के अनुसार अगर महापुरुषों को समझने और उनको अध्ययन करने का काम किया होता तो शायद आज भारत की ये दुर्दशा नहीं होती। क्योंकि बाबा साहब ने जिन पढ़े लिखे लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था और 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट में आरक्षण के मार्फत 1050 विधायक और 515 सांसद जो इस देश को काने का काम किया था, उन लोगों ने वो काम नहीं किया जो बाबा साहब चाहते थे। और उन लोगों ने उस काम के अलावा उनके साथ जो पढ़े लिखे लोग थे, जो चतुर्थ श्रेणी और क्लास 3 के जो कर्मचारी थे, उनकी फौज एकत्रित हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने वो पेबैक सोसाइटी टू द प्रोग्राम का काम नहीं किया जिस समाज का वो लेकर के उस काम को किया था।
तो बाबा साहब ये अपेक्षा करते थे कि इन पढ़े लिखे लोगों को समाज को जागरूक करने का काम करना चाहिए, तो समाज को सोच विचार करने वाला बनाना चाहिए, समाज के साथ एक ऐसा काम करना चाहिए कि समाज में अवेयरनेस पैदा हो। लेकिन उन लोगों ने इस काम को नहीं किया। और जो पॉलिटिकल आरक्षण जो बाबा साहब ने 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट नर्मदा जेल में जो देने का काम किया था, गांधी से हुआ था, उसके मार्फत जो लोग पैदा हुए एमएलए और एमपी, उन लोगों ने भी वो समाज को देने का काम नहीं किया जो उनसे वो अपेक्षा करते थे। तो ये जो हम लोगों ने काम किया, ये आज इंट्रोस्पेक्शन और इंट्रो एनालिसिस की जरूरत है, आज बहुत आवश्यकता है। आज बाबा साहब के उस पढ़े लिखे अधिकार को देने के कारण आज हमारे देश में लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, क्योंकि 1954 को एक साक्षात्कार में बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील अगर होंगे, 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील अगर किसी समाज में मौजूद होंगे तो समाज का कभी शोषण नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, आज लाखों की संख्या में डॉक्टर, लाखों की संख्या में इंजीनियर और लाखों की संख्या में आज जो है प्रोफेसर मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील मौजूद हैं, लेकिन आज भी समाज का शोषण हो रहा है। ये आज पुनः इंट्रोस्पेक्शन और एनालिसिस की जरूरत है, क्योंकि आज हम पॉलिटिकल और रिलीजियस बात करते हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने के नाम पर हम कहीं न कहीं राजनीतिक सत्ता और धर्म के आड़ में चंदे का काम करते हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज इस देश में खड़ी हो गई है। इस देश में पॉलिटिकल लोग अपने लाभ के लिए और तमाम लोग जो चंदे के नाम पर संगठन खड़े कर लेते हैं, इससे एक बड़ी विषम परिस्थिति पैदा हो गई। तो ये समझने में अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारा ओरिजिनल आदमी कौन है और गलत आदमी कौन है। ये भी आज इंट्रोस्पेक्शन का समय है। तो हम साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि पढ़े लिखे होने के नाते बाबा साहब की उस विचारधारा को समझ करके और बाबा साहब के उस मूवमेंट को समझ करके आज हमको समाज को जगने और जगाने का काम करना चाहिए। आज समाज के साथ एक्शन आइडियोलॉजी में काम करना चाहिए, क्योंकि हम जिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं उसमें हमने सिर्फ इतना जाना है कि अम्बेडकर किसी किताब में नहीं है, अम्बेडकर किसी बुक और या किसी ग्रंथ में मौजूद नहीं है। अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी, एक कृतशील प्रक्रिया है जो समय समय के अनुसार और समय समय पर आपको इंट्रोस्पेक्शन के साथ उसमें करेक्शन, एडिशन और सबमिशन होता रहता है। ये सबमिशन, करेक्शन और एडिशन का काम आज हमारे लोगों ने काम बंद कर दिया है। आज हम लोग किसी एक रास्ते पर बन करके और किसी किताब को पढ़ करके और कहीं कोई एग्जाम्पल दे करके उसको उद्धरण तो देने का काम करते हैं, लेकिन उस उद्धरण का एनालिसिस का काम नहीं करते हैं। हम अपनी बात को विराम करने से पहले हमारे पूर्व वक्ता डॉक्टर आर के भारती ने 17 नंबर वॉल्यूम के तीसरे भाग की चर्चा की। मैं ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। 17 नंबर वॉल्यूम के तीसरे भाग के 20 जुलाई 1942 का नागपुर में डिप्रेस क्लास के अधिवेशन में बाबा साहब ने एक अपना उद्बोधन दिया था। मैं उसके बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं कि 20 जुलाई 1942 को नागपुर में डिप्रेस क्लास का 3 दिवसीय अधिवेशन बाबा साहब ने बुलाया था। उस अधिवेशन में बाबा साहब ने पहले दिन अपने पुरुषों को लोगों को उसमें उद्बोधन दिया था और दूसरे दिन उन्होंने महिलाओं को उद्बोधन दिया था और तीसरे दिन उन्होंने छात्रों को उद्बोधन दिया था। और छात्रों को जो उद्बोधन दिया था उसमें एक सेंटेंस बोला था, इट इज माई फाइनल एडवाइस टू यू एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज एंड हैव ए पेशेंस और नॉट लूज द एंड हैव ए कॉन्फिडेंस नॉट लूज द पेशेंस। ये शब्द बाबा साहब ने कहा कि मेरी अंतिम आपको सलाह है कि आप शिक्षित बने, संगठित बने, संघर्ष करें और धैर्य से रहें और अपना जो है अपना कॉन्फिडेंस पैदा करें। तो ये जो सेंटेंस बाबा साहब ने बोला था, इसको लोगों ने गलत इंटरप्रेट करने का काम किया। कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने ऑर्गेनाइजेशन को आगे और एजुटेशन को पीछे और किसी चीज को आगे और बढ़ाने घटाने का काम किया। और आरएसएस के लोगों ने तो इसको बिल्कुल ही बदल के रख दिया, क्योंकि एक आरएसएस की किताब आई है हमारे पास, उसमें तो इसका अर्थ ही बदल दिया उन्होंने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम कहा था, वो सोच, जो एजुकेशन का मतलब है, एजुकेशन का मतलब ये किताबी शिक्षा, किताबी ज्ञान लेने से नहीं था। उस एजुकेशन से मतलब बाबा साहब का था कि सोच विचार करना सीखो, सोच विचार करना सिखाओ, वो सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। सोच विचार करना सीखो,
यू थिंक, लर्न थिंक एंड टीच थिंक। आप सोच विचार करना सीखो और सोच विचार करना सिखाओ और सोच विचार करने वाला समाज बनाओ। और जो एजिटेट का मतलब था, एजिटेट का मतलब आप किसी भी जब उसमें एजिटेशन में जाएंगे, चाहे एजिटेशन अपने खिलाफ हो चाहे अपने के विरोधियों के खिलाफ हो, तो उसमें एक संभावना का जन्म होता है, एक पॉसिबिलिटी का जन्म होता है। तो उन्होंने कहा था कि संभावना सीखो, संभावना सिखाओ और संभावनाएं खोजने वाला समाज बनाओ। जब आप सोच विचार करने वाले बनेंगे और संभावनाएं खोजने वाले बनेंगे, तब आप जो है सृजनता सीखने का काम करेंगे। तो एजिटेट मीन्स क्रिएटिव। सृजनता सीखो, सृजनता सिखाओ और सृजनता सिखाने वाला समाज बनाओ। मैं पूछना चाहता हूं इस देश के हमारे बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों से, किन लोगों ने इसका अर्थ लगाया है और किन लोगों ने इसको समझने का काम किया और किसने इस रास्ते पर चलने का काम किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो आज हमारे सामने है, हम चिंतन मंथन तो करते हैं लेकिन एक्शन आइडियोलॉजी में जाने का काम नहीं करते हैं साथियों। मैं ये बात इसलिए भी बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने उसमें जो हैव ए पेशेंस और हैव ए कॉन्फिडेंस जो शब्द बोला था, उसका भी एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। मैं जो भी सेंटेंस आपको बता रहा हूं ये बाबा साहब के उन्हीं ग्रंथों से, उसी कृतियों से, उन्हीं जो आपके राइटिंग एंड स्पीचेस हैं उसी में से लिया उदाहरण बता रहा हूं कि बाबा साहब ने जब 1927 में जब महाड़ तालाब का आंदोलन किया था, तो महाड़ तालाब के आंदोलन में बाबा साहब के प्रति और बाबा साहब के लोगों के साथ मारपीट हुई और चोटें लगी, लेकिन बाबा साहब का कॉन्फिडेंस था, वो अपनी बात पर टिके रहे कि अंग्रेजों की सरकार थी और कानून का राज था। कानून का राज था, वो मनुवादियों का राज नहीं था, वो कानून का राज था। और बाबा साहब ने उसमें जो लोग अपराधी थे उनके का मुकदमा कायम हुआ और उनको सजा भी हुई। और जब 1927 के महाड़ तालाब से बाबा साहब को जब कॉन्फिडेंस पैदा हुआ तो पेशेंस को उन्होंने मजबूत किया और 25, 26, 27 दिसंबर 25, 26, 27, 23, 24, 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने जब डिप्रेस क्लास का अपना अधिवेशन बुलाया, उस अधिवेशन में 25 दिसंबर की शाम को 5 बजे जो काला कानून है आरएसएस के लोगों का, दैट इज द बुक ऑफ मनुस्मृति, देयर इज द कंसेप्ट ऑफ द मनुस्मृति, कि गैर सोच विचार करने वाले समाज को, सोच विचार करने वाले समाज को गैर सोच विचार करने वाले समाज में परिवर्तित करने की अवधारणा का नाम मनुस्मृति है। तो उस मनुस्मृति किताब को बाबा साहब ने शाम को जलाने का काम किया। कब? आज से 100 साल पहले, आज से 95 साल पहले बाबा साहब ने उस पुस्तक को जलाने का काम किया। आज मैं कहना चाहता हूं हमारे लोगों से, बाबा साहब के अंदर कॉन्फिडेंस था और पेशेंस था और वो जानते थे कानून मेरा साथ देगा। आज भी भारत का संविधान, भारत में बाबा साहब का संविधान लागू है, लेकिन आप किसी एक हिंदू ग्रंथ को जला करके दिखाइए, आपके खिलाफ 50 मुकदमे कायम हो जाएंगे। तो हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस और उसके आत्मविश्वास की भी कमी है और इसमें भरोसे की भी कमी है। तो ये भी हमको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। मैं अपनी बात को यही विराम करूंगा और यह कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का यह सेंटेंस कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, कुछ राजनीतिक लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट करके हमारे बहुजन समाज में यह दुविधा भी फैलाने का काम किया है। तो उन लोगों में दो लोग बांटने का काम भी किया कि पढ़े लिखे अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों से इसलिए घृणा करते हैं कि बाबा साहब ने कहा था, लेकिन बाबा साहब ने उस बात को किस उद्धरण में कहा था इसको वो समझाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि कम से कम पढ़े लिखे लोगों के बारे में और पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ समाज, हमारे जो गैर पढ़े लिखे समाज में बीच में खाई पैदा करने का काम न करें, बल्कि उसको समझने का काम करें कि बाबा साहब क्या कहना चाहते थे और आपसे भी क्या संदेश चाहते थे और आपको भी क्या कहना चाहते थे। क्योंकि बाबा साहब के इस सेंटेंस से हमारे समाज में अलगाव पैदा हो सकता है और अलगाव पैदा होता भी है। तो मैं इस बात को इसलिए भी कहना चाहता हूं कि महानायक काशीराम साहब के उस आंदोलन को, महानायक काशीराम साहब के नॉन पॉलिटिकल आंदोलन को और नॉन रिलीजियस आंदोलन को अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो पढ़े लिखे लोगों ने ही किया और पढ़े लिखे लोगों ने ही उनको जो है उनका साथ दिया और पूरे भारत में जो है आपको हुक्मरान बनाने का काम भी यहाँ पर किया। ये गैर पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया था। आपको अच्छी तरह मालूम है बाम साहेब में सिर्फ सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन मेरे पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे लोग, शोषण सबके साथ बराबर होता है, सबकी समस्याएं समान हैं, सबके साथ एक जैसा दुर्व्यवहार होता है। तो हमारा चिंतन और मंथन इस बात के लिए बनता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे गैर पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा अपनी जिम्मेदारी निभाए, गैर पढ़ा लिखा अपनी जिम्मेदारी निभाए और उस काम को हम एक साथ मिलकर के करें। ये मेरी अपील है। और साथियों, मैं चूंकि पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम में काम कर रहा हूं
और राष्ट्रीय स्तर पर छोटा मोटा सा मैं लोगों में अवेयरनेस का काम कर रहा हूं। मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं 11 स्टेट में मेरा संगठन काम कर रहा है और सभी जगह हम अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित और अम्बेडकरवाद को रिजुविनेट और रिनोवेट एंड रिविटलाइज करने का काम कर रहे हैं। हम अम्बेडकरवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हम आह्वान भी करते हैं कि हम बाबा साहब की जो एक्शन आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे समाज के लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, जब से बीजेपी की सरकार बनी है हमारे बच्चों को वजीफा नहीं मिल रहा है। वजीफा के नाम पर जो पैसा आता है ये दूसरे मदों में ट्रांसफर कर देते हैं, इसीलिए लेबर के लिए जो पैसा आता है लेबर का पैसा भी दूसरे मदों में ट्रांसफर कर देते हैं। इस पर पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम ने इस काम को नोटिस में लिया और सरकार को घेरने का काम किया और सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का हम लोगों ने फैसला किया और हमारी रिट लगने के लिए तैयार है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बनाई है इन्होंने, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मार्फत आज आपके साथ आने वाले समय में क्या होने जा रहा है इस पर कभी विशेष से चर्चा करेंगे, पर इतना जरूर बता दूं कि वो हमारा समाज जो पढ़ा लिखा है भी वो भी बिल्कुल गड्ढे में चला जाएगा, कोई तरक्की का काम नहीं होगा। उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम ने सरकार को 25 दिसंबर लास्ट डेट थी उसमें अपना विरोध दर्ज करने के लिए, सजेशन देने के लिए। तो पेबैक सोसाइटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ह्यूमन मिनिस्टर को हमने उसमें टैग किया है और उनको रजिस्ट्री पेपर दिया। और मैं बता दूंगा आपको, प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारे पास एक लेटर प्राप्त हुआ है, मैं अभी लेकर के नहीं आया हूं, जिनमें हमको टाइम दिया है बात करने के लिए। अप्रैल में हमारा टाइम अपॉइंटमेंट फिक्स होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सम्राट अशोक की एजुकेशन पॉलिसी थी उस पर आधारित होनी चाहिए। उसके लिए हमने वो एजुकेशन पॉलिसी भी बना के तैयार की है जो करीब 46 पेज की है और 62 पेज की एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने दी है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और साथियों, जो लेबर के लिए जो लेबर रजिस्ट्रेशन का काम होता है उस पर भी एक्शन आइडियोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे देश में 11 स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराने का काम कर रहे हैं। और हमने एक जस्टिस विंग तैयार की है जिसमें पूरे देश में आज मेरे पास करीब 350 के लगभग वकील मौजूद हैं, जिन लोगों ने पूरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की तैयारी कर ली। अगर ये सरकार इसके मद को पैसे को ट्रांसफर करने का काम करेगी तो हम सरकार को सुप्रीम कोर्ट से घेरने का काम करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम एजुटेशन में भी जाने का काम करेंगे। लेकिन हमारा जो संगठन है अब जो काम कर रहे हैं विशुद्ध नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस है, उससे हम कोई सरोकार नहीं रखते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहता हूं, जो आदमी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और उसके साथ काम करेगा, डिवोशन के साथ, 3D डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन के साथ, उसके रास्ते को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन रास्ता तभी संभव हो पाएगा जब लोगों को बात समझ में आएगी और लोगों को यह बात पता चलेगी कि हमारे एक्शन आइडियोलॉजी में क्या समाज हित का है और क्या समाज के विरोध का। हम जेबें भरने का काम नहीं कर रहे, हम पैसा लेने का काम नहीं कर रहे, हम किसी से चंदा मांगने का काम नहीं कर रहे। हम समाज को पेबैक सोसाइटी प्रोग्राम के द्वारा अगर कोई बुद्धि वाला है तो बुद्धि देने का काम कर रहे हैं, ताकत वाला है तो ताकत देने का काम कर रहे हैं, उसको लीगल एक्शन का काम है तो लीगल देने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाज को अवेयरनेस काम करने के जो बाबा साहब की एक्शन आइडियोलॉजी का काम था उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी भावनाओं के साथ मैं आप सब लोगों को मंगल कामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम में चौधरी रामगोपाल जी ने हमको अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत गंभीरता से सुना। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। थैंक यू।